हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 15 में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। क्लियर है? दैट इज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। गॉस लॉ से बेस्ड होगा वो सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहला जो है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जो लास्ट में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट यही था कि अगर सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो सेम थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस केस में क्या हो रहा था कि फाई की जो वैल्यू आ रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, वो आ रही थी E मल्टीप्लाइड बाई एरिया। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज द एरिया। ठीक, ये बड़ा सिंपल सा था, E इंटू A। कहने का मतलब जब एरिया पर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली EA यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है, इस तरीके से है, ठीक है, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली है, इस तरीके से है, वर्टिकली है ऐसे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट प्लेन सरफेस पर वो परपेंडिकुलर नहीं है। जब प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है तो इस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर कहलाता है। और ये एंगल अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो ये एंगल भी आपको थीटा आएगा। सो इन दिस केस हम लोग क्या करते थे, फ्लक्स की वैल्यू जो इस एरिया से होगी, ए से, सेम एरिया इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते थे। प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्शन लेंगे, कौन सा प्रोजेक्शन, जो ई के परपेंडिकुलर हो, ई के परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन, यानी ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, और ये वाली जो एरिया थी, ये वाली जो एरिया थी, ये हो जाएगी कितनी, मैं लिख देता हूं A cos थीटा। यानी एरिया ए से जितना फ्लक्स होगा उतना ही A cos थीटा वाले से फ्लक्स होगा। इस केस में हम लोग फाई का वैल्यू यूज करते थे, फाई इक्वल टू E इंटू A cos थीटा, उस एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्लियर हो रहा है? ये एक तरीका लेते थे। ठीक, अब इसमें यही होगा कि डिफरेंट पॉइंट्स पर E का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट हो जाए, E वेरिएबल हो जाए या फिर थीटा वेरिएबल हो जाए, E और A के बीच का एंगल वेरिएबल हो जाए, उस केस में हम लोग फाई इक्वल टू क्या लेते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। E डॉट डी ए, आप इसी को लिखते हैं E डॉट ए भी लिखते हैं, E डॉट ए फाई इक्वल टू। तो यहाँ पर हमने E डॉट डी ए क्या कैसे करते हैं, किसी एक स्मॉल एलिमेंट से पहले हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स निकालने के बाद पूरे सरफेस पर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी दिस इज द इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस। सरफेस इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे इसमें। ये मेरा डस्टर कहाँ है? चलिए, तो अब मैं एक दो और क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी देखे थे कि अगर कोई ये सरफेस है, सरफेस के अंदर सपोज करो चार्ज है Q1, सरफेस के बाहर है चार्ज Q2, ठीक, तो Q1 और Q2 के कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आता था, इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑलमोस्ट याद है सब कुछ। ठीक है, तो अगर इस सरफेस के लिए देखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ पर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखना है कि ये जो Q इन लिखा गया है ये सरफेस के अंदर का चार्ज है, और यहाँ जो E लिखा गया है वो सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर नेट
चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, चलिए उस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि यहां पर एक सर्कुलर डिस्क था, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ था +Q, और इसकी रेडियस दे रखी थी कुछ कैपिटल R दे रखा था, इसका रेडियस कैपिटल R। ठीक, और ये जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस थी स्मॉल r, दिस वाज स्मॉल r। ठीक, कह रहा था कि बताना है कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब कि अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये तो एक फ्लक्स पास हो रहा है, डिस्क से एक फ्लक्स पास हो रहा है। तो डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये जो डिस्क है, थोड़ा सा इसका फिगर में फिर से बनाओ ऐसे, यहां पे ले लो, ये सेंटर हो गया। चलिए अब क्या है, ये जो डिस्क है आपका 3D फिगर है, इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसा है डिस्क, तो जब डिस्क ले जाके मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। ठीक है, यानी डिस्क के सरफेस के डिफरेंट पॉइंट चार्ज से डिफरेंट पॉइंट डिस्टेंस पे हैं। जब ये डिस्टेंसेस डिफरेंट बनेंगे तो उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो हम लोग डायरेक्टली E फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि E वेरिएबल हो गया यहाँ पर। एक चीज, दूसरा चीज, अगर किसी भी पॉइंट पर देखते हैं आप, लाइक मान लीजिए कि आप यहाँ से, मैं थोड़ा इसको मिटा के दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, जबकि इस डिस्क ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर कहीं इधर होगा, एरिया वेक्टर कहीं इधर होगा, तो एंगल आ गया थीटा, और अलग अलग पॉइंट के लिए वो एंगल अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो आपको इंटीग्रेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से अगर करेंगे तो क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जिसके एवरी पॉइंट्स इस पॉइंट चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या करेंगे, एक सर्कल हम लोग एज्यूम कर लेंगे, सर्कल। तो सर्कुलर एक स्ट्रिप यूज करिए, यहाँ पे हमने एक सर्कुलर स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रिप, और ये जो सर्कुलर स्ट्रिप लिया हमने, मान लिया इसकी रेडियस है y, इसकी रेडियस है y, और इसकी थिकनेस जो है, ये जो है दिस इज dy, थिकनेस dy है। अब इस Q चार्ज के कारण यहाँ पर आप ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस जो dr रेडियस का आपने सर्कल यूज किया है, लिया हुआ है, कट किया हुआ है, उसका एरिया वेक्टर होगा इधर, उसका एरिया वेक्टर हो गया ये, इसको dA बोला जाए, दिस इज dA। और ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं, कितना मान लिया जाए, इसको आप मान लो अल्फा ले लो, अल्फा ले लो। ठीक, और ये जो एकदम किनारे वाला जो पॉइंट है, ठीक, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा एंड दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा। क्लियर है, ये अल्फा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इस वाले पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, कितना आता है। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू डी फाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से मैं इसको, ठीक, डी फाई इक्वल टू फॉर्मूला होगा उस स्मॉल एलिमेंट के लिए E
dA cos थीटा। क्लियर है? दिस डी फाई इज इक्वल्स टू E। इसके कारण यहाँ पर E का फॉर्मूला निकालते हैं, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस ये बनेगा ना, ये डिस्टेंस है, ये है स्मॉल r और ये है y, तो ये वाली डिस्टेंस बनेगी √r² प्लस y²। उसका स्क्वायर करना है तो बचेगा r² प्लस y²। दिस इज इनटू cos थीटा। आप यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है r डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √r² प्लस y²। क्लियर हो रहा है? नाउ दिस डी फाई विल बी इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई r² प्लस y² टू द पावर 3/2। अब सुनिए बच्चों, सभी लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने एलिमेंट कट किया हुआ है, सर्कुलर एलिमेंट, इसका रेडियस y है जो कि वेरिएबल है, ठीक। बट चार्ज से डिस्क की जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो कांस्टेंट है। सो हियर स्मॉल r इज कांस्टेंट बट y इज वेरिएबल। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा, ठीक। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड दैट इज इक्वल टू q इंटू r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² प्लस y² टू द पावर 3/2, ये हो गया। क्लियर? अच्छा, इसमें कुछ आई थिंक छूट रहा है। हाँ, एरिया छूट रही है बच्चों। dA का वैल्यू, अभी हमने E का वैल्यू पुट किया था, cos थीटा का वैल्यू पुट किया था। dA, ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई y, उसका लेंथ होगा इंटू थिकनेस होगी dy, थिकनेस होगी dy। तो क्या करेंगे, इसको फिर से मैं रीराइट करता हूं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या होगा कि ये जो 2 पाई होगा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, दैट इज 2। क्लियर? तो हमें मिलेगा यहाँ पर, वी विल गेट कितना मिलेगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r भी है यहाँ पे, QR बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू y dy डिवाइडेड बाई r² प्लस y² होल टू द पावर 3/2। हैंस फाई इक्वल टू इंटीग्रेट, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर दिया जाए डी फाई को। फाई इक्वल टू क्या बन गया, या इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ y dy डिवाइडेड बाई r² प्लस y² टू द पावर 3/2। क्लियर है? अब इस तरीके के इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, विल यूज द मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। पुट करिए r² प्लस y² इक्वल टू t ले लीजिए, पुट r² प्लस y² इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड को, r तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस y² का डिफरेंशिएशन 2y dy इक्वल्स टू, इधर में आ गया dt, इम्प्लॉइज दैट y dy इक्वल टू dt/2। तो ये जो y dy है उसके जगह पे हम लोग dt/2 पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, फाई इज इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dy के जगह पे dt डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई t टू द पावर 3/2। क्लियर हो रहा है? अब ये टर्म चला जाएगा ऊपर और 2 बाहर आ जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो फाई विल बी इक्वल टू QR बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -3/2 dt। ये बन गया।
ठीक है, चलिए मैं इस फिगर ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, तो 5 विल बी इक्वल्स टू कितना, क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा टी पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 4 कैंसल आउट होगा तो यहां बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√/t implies that 5 will be equals to qr by 2 epsilon naught into 1/√t की वैल्यू पुट कर दो ले आके यहाँ से। t की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब मैं इसे नीचे वाले को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें मिला 5 इज इक्वल्स टू, अब इसमें एक बात को ध्यान देना है, y वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to कैपिटल R, 0 to कैपिटल R वेरी कर रहा है, इसकी रेडियस कैपिटल R थी। तो 5 विल बी इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस y के जगह पे 0 रखोगे तो 1/r बचेगा, ये वाला टर्म आएगा। तो क्या मिला, दिस 5 कम्स इक्वल्स टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, r से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इसमें तो ये r कैंसिल होकर ये वाला -1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ कहीं कुछ चेंज, हाँ डिफरेंट आ रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ जो है -1 भी है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। तो जब r से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 1 माइनस r डिवाइडेड बाई √r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये बन गया। अब इस चीज़ को क्या लिखना चाहिए मुझे, आगे देखा जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ध्यान दो बच्चों, ये बड़ी वाली अगर ट्राइंगल यूज की जाए, ये वाले ट्राइंगल, ये बड़ी वाले ट्राइंगल, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r, ये डिस्टेंस बन रही है स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और ये एंगल है थीटा, ठीक। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r डिवाइडेड बाई ये, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सो दिस बिकम्स कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया फाई का वैल्यू। यानी आपको याद रखना है कि अगर ये कोई इस तरीके का डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक, और इसको कोन की तरह बना रहा हूं, उसके एपेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये थीटा है। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू, इससे पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू 5 विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक तरीका रहा इंटीग्रेशन का, जिसके द्वारा हम लोगों ने फाइंड आउट किया फ्लक्स को। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक और दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि आसानी से मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और छोटा बना सकूं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सपोज मैंने एक डिस्क बनाया, स्फीयर। ये एक स्फीयर है जिसका ये सेंटर है।
थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ये सेंटर है। अगर मैं एक डिस्क लेता हूं यहां पर, ये एक डिस्क बन गया। आप सपोज समझिएगा, यहाँ पर डिस्क का को यहाँ ले जाके मिला दिया गया, तो इसका जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा। यहां पर अगर चार्ज रखा जाए, कोई चार्ज क्यू रखा जाए, ठीक। अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से बना देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ठीक, इस वाले पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, ठीक, इस थीटा के टर्म में, ये मैं पहले आपको लिख दूं, क्लास 11 में आपको पढ़ाया हुआ है। दिस सरफेस एरिया ए इक्वल टू, यानी किसी स्फेयर का पूरा सरफेस एरिया नहीं, कहीं से काट दिया गया है, सर इतने वाले पार्ट का सरफेस एरिया जो अपने सेंटर पर वर्टेक्स, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा बना रहा हो, उसका सरफेस एरिया ए इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू उसका ये वाला रेडियस, उसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, ये यूज होने वाला है, ठीक। तो देखो बच्चों, क्या होता है फिर कि अगर मैं यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारता हूं ऐसा, ठीक है, ये, तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी लाइंस इस डिस्क से पास हो रही हैं, जितनी लाइंस इस डिस्क से, रेड कलर के डिस्क से पास हो रही हैं, उतनी ही लाइंस इस स्फेरिकल पार्ट से गुजर रही हैं। यानी दोनों का फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करता है, रिलेटिव मेजरमेंट करता है। तो जितना रेड कलर के डिस्क से फ्लक्स पास होगा, उतना ही इससे फ्लक्स पास होगा। और इसमें एक और भी स्पेशल बात है कि ये जो दूसरा वाला सरफेस है, उस सरफेस के एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। तो एक तो एडवांटेज मिल रहा है कि इस स्फेरिकल सरफेस के एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, जिससे ई सेम हो गया। दूसरा एडवांटेज मिल रहा है कि अगर इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखा जाए, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया जाए, तो उसका एरिया वेक्टर इधर मिलेगा। तो एरिया वेक्टर जो हो गया वो पैरेलल हो गया किसके? ई के। ई और ए पैरेलल हो गए, यानी एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस हो गई, नॉर्मल टू द सरफेस। और जब नॉर्मल टू द सरफेस हो तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्या? फाई इक्वल टू ई ए। सो हियर आई कैन यूज द फाई इक्वल टू ई इंटू ए। सो द फाई विल बी इक्वल्स टू, ई का वैल्यू कितना होगा बच्चों? इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस है, ठीक। तो ये कितना होता है? देखिए, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस बनेगी आपकी, इसकी रेडियस। तो के क्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। रूट हट जाएगा यहाँ से, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इस वाले सरफेस का, इस ब्लू वाले सरफेस का एरिया। ये फार्मूला है, क्लियर है? तो इसका सरफेस एरिया जब लिखोगे तो 2 पाई इंटू इस वाले का, इस मतलब इस स्फेयर की रेडियस, और स्फेयर की रेडियस ये है, ये कितनी है? रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल होकर के यहाँ से 2 बचेगा, तो आपको फाई इक्वल टू कितना मिल गया, फाई इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से भी आ गया, यानी यहाँ पर हमने किया क्या, एक प्लेन सरफेस था, उसका एक ऐसा प्रोजेक्शन, प्लेन सरफेस का कर्व प्रोजेक्शन हमने निकाला, एक ऐसा प्रोजेक्शन जो कर्व हो और जिसके एवरी पॉइंट पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो हम डायरेक्टली ईए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कर्व सरफेस था और उसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं था, तो उसका एक ऐसा प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन हमने निकाला था जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, और इस तरीके से क्वेश्चन किया था। तो उसका ये जस्ट रेसिप्रोकल था। बात क्लियर हो रही है? तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप इस फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और छोटे छोटे, चलो बच्चों कुछ और छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कह रहा है कि दिस इज ए ये हेमीस्फेरिकल सेल है, इट्स ए हेमीस्फेरिकल सेल, और इस हेमीस्फेरिकल सेल के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है Q। देयर इज ए चार्ज Q ऑन द सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल। फिर फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे हमको फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मिनट बच्चों, चलिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम लोग। देखिए मैंने अब ये जो चार्ज है दिया हुआ है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया जाए, किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हो तो ऐसा बनेगा, ये फील्ड लाइंस में बना दे रहा हूं इस तरीके से। यहां ये जो सरफेस है कर्व सरफेस अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके एवरी पॉइंट पर ई का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सरफेस का एवरी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है चार्ज से जब इक्वल डिस्टेंस पर है तो एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ई की वैल्यू सेम होगी। ई कितनी होगी, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर। ई का मैग्नीट्यूड एवरी पॉइंट पर सेम होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के एवरी पॉइंट पर नॉर्मल है, ध्यान से देखो यहां पर नॉर्मल है, ठीक है। तो जब एवरी पॉइंट पर नॉर्मल है, एवरी पॉइंट पर जब नॉर्मल है तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ई ए, तो फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई इंटू ए। तो यहां से क्या मिल गया हमको, फाई इज इक्वल्स टू ई का वैल्यू हो जाएगा 1/, ये वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं ये 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो इसकी एरिया हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा यहाँ पर क्यू। तो कितना आ गया फाइनली, फाई का वैल्यू आ गया बच्चों Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अगर फ्लक्स थ्रू द बेस निकालना हो, फ्लक्स थ्रू द
बेस, ये वाला या ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस बेस से अगर फ्लक्स निकालना हो तो ये 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो फील्ड के प्लेन सरफेस में लाई कर रही हैं। यानी अगर इसका एरिया वेक्टर देखोगे, ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इधर होगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब ई और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई प्लेन किसी चार्ज को कट करता है तो उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, पहले भी समझाया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी था, सिंपल तरीका, कि अगर आपसे कहा जाए कि ये हेमिस्फेरिकल सेल है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, तो आप क्या करो कि इसको कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट कर लो, पूरे स्फीयर, और पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इसको गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। गॉसियन सरफेस एज्यूम करते ही फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये सेंटर के रिस्पेक्ट में दोनों स्ट्रक्चर, ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ सिमेट्रिकल है, जितना फ्लक्स ऊपर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स नीचे आ रहा होगा, एक जैसा फिगर है दोनों साइड। तो ऊपर वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू इस टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा, यानी फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और बहुत आसानी से ये तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। सपोज आपको यहां क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज ए सिलेंडर, ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 3 चीजें हैं, मैं यहीं से दिखाता चल रहा हूं धीरे धीरे। बेस 1, बेस 2, इसको बेस 1 बोला जाए, दिस इज बेस 2, और ये वाला जो सरफेस है दिस इज द कर्व्ड सरफेस। सबसे अलग अलग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करा जाए। फ्लक्स थ्रू द बेस 1, फ्लक्स थ्रू द बेस 1 इक्वल टू, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, तो एरिया वेक्टर, एरिया होगी कितनी, πr² होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला हो जाएगा E × A × cos 180 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA। क्लियर हुआ? माइनस ऑफ EA, वेयर A इज द πr²। A की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो दिस इज द πr²। क्लियर? अगर फ्लक्स थ्रू द बेस 2 निकाला जाए, बेस 2, तो बेस 2 जो है ये, इसका पॉजिटिव नॉर्मल हम लोग इधर से देखेंगे, मैंने बताया था आपको, इधर से देखेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EA cos 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू प्लस EA हो गया। यहाँ भी A की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो πr² बनेगा। क्लियर? नाउ द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस से देखोगे तो कर्व ऐसा है इस तरीके से, इसका कोई भी एक पार्ट एज्यूम करो, जैसे हमने ये पार्ट एज्यूम कर लिया, ये, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर की तरफ, इधर हो गई, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इससे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E × DA × cos 90 डिग्री, और इसका इंटीग्रेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंडर, तो phi net will be equal to phi1 + phi2 + phi3। मैंने आपको बताया था नेट फ्लक्स ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करोगे तो आएगा 0, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी 0 था, और ये एक माइनस ये था, एक प्लस ये था, दैट बिकम्स 0। क्लियर है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा है।
सपोज करो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दिस इज अ सिलेंडर एंड इट इज इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग, चार्ज डेंसिटी इसकी है लैम्डा, ठीक। बताना है फ्लक्स विद द कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स की वैल्यू पूछी गई है हमसे, ठीक, फ्लक्स का वैल्यू। तो सिंपल सा एक काम करो, ये जो लाइन चार्ज बना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेगी। तो अब यहां पर सरफेस कितने हैं, यहां पर फिर से मैं बात करूंगा कि 3 सरफेस हैं, 2 बेस हैं और एक कर्व सरफेस है। तो जो कर्व सरफेस है ये वाला सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका एरिया जो वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर तो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, तो केवल कर्व सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। बट अगर ये जो बेस का देख रहे हो, बेस देख रहे हो, बेस का एरिया वेक्टर इधर बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है ई, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो बेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। जो दूसरा बेस, ये वाला बेस है, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड में होगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों बेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द बेस 1 इक्वल टू 0, फ्लक्स थ्रू द बेस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी इस पूरे सिलेंडर को ही एक क्लोज गॉसियन सरफेस मान लिया जाए। गॉसियन सरफेस मानोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेट इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा भाई, फाई नेट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, नेट फ्लक्स की वैल्यू, क्लियर ना, फ्लक्स थ्रू द बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू द बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, और ये वाला टर्म हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द कर्व हमको निकालना ही है, इक्वल टू क्यू इन अंदर का टोटल चार्ज। तो इस सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है अगर निकालना है, तो यहां से लेके यहां तक। अब उसकी लेंथ हमें दी गई होगी, एल मान लो दी गई है, हालांकि मैंने नहीं लिखा था, तो एल है। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर कितना होता है लैम्डा, तो एल लेंथ पर कितना होगा लैम्डा एल, दिस इज लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये बन जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि ये देखो, इट्स ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए साइड लेंथ का ये स्क्वायर है, इसके सेंटर से ठीक ऊपर a/2 हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक, कह रहा है कि इससे पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना है हमको। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? ये a/2 है हाइट पे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप ऐसे बनाइए, एक इधर से a/a का वॉल खड़ा कर दीजिए, एक इधर से a/a का वॉल बना दीजिए। मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा, चलिए दिखा रहा हूं दूसरा तरीके से। क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है सीट, ठीक, a/a का, इससे a/2 पर चार्ज है, उसके a/2 पर एक और सीट लगा दीजिए, ऐसे ही सेम टू सेम। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
दोनों सीट्स के बीच की डिस्टेंस a हो जाएगी, दोनों a बाई a की हैं, उनके बीच लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में और बैक में और सीट्स लगा दीजिए a बाई a एरिया की। तो ये चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, सॉरी क्यूब बन जाएगा, क्यूब ये वाला था, देखिए ये वाला था क्यूब, ये वाला सरफेस था a बाई ए का, a बाई ए का, और इसके सेंटर से a बाई 2 हाइट पर चार्ज यहाँ रखा था Q। अब ये जो क्यूब हमारा फॉर्म हुआ है, इस क्यूब को क्या एज्यूम कर लिया जाए, इस क्यूब को एज्यूम कर लीजिए आप गॉसियन सरफेस। तो अगर इसको आप गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सेंटर पर आ गया है, चार्ज सेंटर पे है, तो सेंटर पे है तो इसके रिस्पेक्ट में जितने भी फेस हैं सारे फेस सिमेट्रिकल होंगे, सारे फेस पर इक्वल लाइट जारी होगी अगर इसको बल्ब की तरह एज्यूम करो तो, ठीक, यानी वो भी लाइट का फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाएगी सबसे बराबर होगी। तो कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस से कितना होगा, डिवाइडेड बाई 6। तो फ्लक्स थ्रू द फेस 1 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्योंकि इसी से पूछा गया था। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा जाए। इससे रिलेटेड हो गया, ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब किस टाइप का क्वेश्चन बच रहा है, हाँ बच्चों दे रखा है सिंपल सा कि ये एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर, और ये एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट है, इट्स ए चार्ज्ड सीट जिस पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक, और इसकी रेडियस है ये कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है x है, ठीक। तो ये चार्ज सीट पास हो रहा है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस स्फीयर को कट कर रहा है, सेंटर से x डिस्टेंस पर होते हुए जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर से, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस स्फीयर को ही सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया जाए, सॉल्यूशन करने के लिए इस स्फीयर को ही गॉसियन सरफेस मान लो, और गॉसियन सरफेस मान करके इसके अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इक्वल टू Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं सीट जब अंदर से पास हो रहा होगा, ठीक, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा अंदर में, यहाँ पर इस डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर कट रहा होगा। आप इसका 3D शेप इमेजिन करिए बच्चों, ये डिस्क टाइप का इस तरीके का कट हो रहा होगा, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया x, ये हो गया r, तो ये जो आपको बन रहा है डिस्क उसकी रेडियस बनेगी ये r, इसकी रेडियस कितनी बनेगी, r इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिससे कि हम इस डिस्क का एरिया निकाल सकते हैं, और यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू है सिग्मा, तो उसके पूरे एरिया पर कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इंटू एरिया, ठीक, फाई इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपने सपोज इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं,
नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस फाई इक्वल्स टू 0। देखिए कह रहा है कि किसी सरफेस से फाई की वैल्यू 0 है, क्लोज सरफेस से फाई की वैल्यू 0 है। क्लोज सरफेस से फाई का वैल्यू 0 होने का क्या क्या मतलब हो सकता है? किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इसके क्या क्या कंक्लूजन्स निकलने वाले हैं, ये हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक, इसके क्या क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे देखे जाए। नंबर 1, पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर किसी भी सरफेस से, जैसे ये सरफेस है, फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स बराबर होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की जगह पे 0 हो गया, तो 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करोगे जब, तो Q इन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी, यानी इस सरफेस के अंदर का चार्ज 0 है। ठीक, तो पहला चीज कंफर्म हो गया क्या कि Q इन विल बी 0, Q इन इक्वल्स टू 0, और यहां पर हम लिखने वाले हैं मस्ट बी, ये होगा ही होगा, Q इन 0 होगा ही होगा। क्लियर है? दूसरा चीज हम लिख रहे हैं यहां पे क्या, दूसरा कंक्लूजन। अच्छा, पहले वाले में समझ लो थोड़ा सा और। मैंने कहा कि गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या? दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, या तो उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, या फिर अगर चार्ज है तो जैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, +2 कूलम एंड -2 कूलम, दोनों मिलकर के नेट चार्ज क्या बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर है पहले वाले में, बट नेट चार्ज विल बी 0 डेफिनेटली। दूसरा क्या कह रहा है कि फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बहुत सारे बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। क्या करते हैं कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 है तो कह रहे हैं कि अब यहां पर इसको मिटाओ, ऐसे समझो ये वाला 0 है तो ई और डी ए का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कहते हैं एरिया तो 0 हो नहीं सकती, इसलिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हम लोग 2-3 केस देखेंगे, समझेंगे, वो बड़ा ही मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक, क्या मैं कह रहा हूं कि एक कारण हो सकता है कि ये जो सरफेस है इससे फ्लक्स 0 होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इसके एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 हो जाए, एवरी पॉइंट पर, और एवरी पॉइंट पर जब ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो प्रोडक्ट होने से ये वैल्यू पूरी 0 आएगी, यानी फ्लक्स 0 आएगा। सो क्या कहा दूसरा कंक्लूजन में? E इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ईच पॉइंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है E एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू 0 हो, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, मैं दिखा दूं। जैसे मान लो कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव माइनस, ये डाइपोल रख दिया अंदर में, तो डाइपोल रख दिया तो इसके अंदर का नेट चार्ज तो 0 है ना, और जब नेट चार्ज इसके अंदर का 0 है तो फ्लक्स तो 0 होगा ही होगा। लेकिन एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी नहीं। ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूं। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इसके कारण, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और निगेटिव के कारण इस पॉइंट पर टुवर्ड्स होगी, लेकिन निगेटिव वाला छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है उसका। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे होगा। अगर मैं यहाँ का कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पर, तो ये डाइपोल है। डाइपोल का वो कौन सा? इक्वाटोरियल पोजीशन है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का उल्टा, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ई का डायरेक्शन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ई नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ई 0 नहीं होगा, यहां भी ई 0 नहीं होगा, यानी इसके एवरी पॉइंट पर ई 0 नहीं है, फिर भी फ्लक्स 0 है। क्लियर हो रहा है?
तो फ्लक्स जीरो होने के लिए जरूरी नहीं है कि ई जीरो ही हो, ठीक, ई नॉन जीरो भी हो सकता है। तो चलिए, यानी ये हमने कहा, तो ये जो है सर्टेन नहीं है, ये फिक्स नहीं है, हो भी सकता है। तो दिस इज मे बी, दिस इज मे बी, यहां पर लगाया था मैंने मस्ट बी। तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर क्या कह सकते हैं कि E perpendicular to DA at each point of surface, सरफेस के हर पॉइंट पर E और DA एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि E डॉट DA है इक्वल टू जीरो, तो E और DA परपेंडिकुलर होंगे तो E डॉट DA की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्लोज सरफेस के एवरी पॉइंट पर E DA के परपेंडिकुलर है, तब भी हो सकता है, यानी E नॉन जीरो हो, DA के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? सो दिस मे बी, ये भी हो सकता है, दिस मे बी। क्लियर? और एक चौथा कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों, चौथा कंक्लूजन, फोर्थ नंबर, जिसे मैंने पिछले में दिखाया था ऐसा कि एक हमने पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक डाइपोल रखा था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा। इसमें ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर फ्लक्स निगेटिव होगा, उतना ही निगेटिव होगा। तो यानी सबको जोड़ोगे, अलग अलग पॉइंट पर फ्लक्स की वैल्यू निकाल के जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो एट सम पॉइंट पॉजिटिव एंड एट सम पॉइंट नेगेटिव दोनों को ऐड करने पर नेट जीरो आ जा रहा है। यानी E डॉट DA का एलजेब्रिक समेशन इज इक्वल टू जीरो। और ये तो मस्ट भी होगा, क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स इससे जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट पर से गुजरने वाले फ्लक्स को ऐड किया जाए तो वो जीरो आएगा। या तो एवरी पॉइंट से फ्लक्स ही जीरो हो तो सारे जीरोज को जोड़ने पे जीरो आएगा, या फिर सम पॉइंट पर पॉजिटिव हो और सम पॉइंट पर नेगेटिव से तब भी जोड़ोगे तो जीरो आएगा। तो ये मस्ट भी होगा, दिस इज मस्ट बी, मस्ट बी। क्लियर है बच्चों? तो ये 4 पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। कहीं भी धड़ल्ले से ये मत कर देना कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ई का वैल्यू जीरो है। इन सारे को पहलू पर आपको ध्यान से सोचना है, ठीक है, लॉजिकल बनना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम आगे सीखेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए बच्चों, यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये सीखे जाए। सबसे पहला नंबर 1, अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर है तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमने अभी नहीं दिया है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम से जनरेट होते हैं वो एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मुझे ये जानना है कि एटम्स, जो पॉजिटिव एटम्स होंगे वो तो अंदर बैठे होते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड से बंधे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो मुझे जानना है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आउटर सरफेस पे रहते हैं या अंदर में रहते हैं। ये सब चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करा जाए। देखिए बच्चों, जैसे सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर हो गया, ठीक। ये कंडक्टर में क्या किया हमने कि पॉजिटिव एटम्स होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शुरुआत से समझा जाए। जैसे ही एक पॉजिटिव एटम, कुछ पॉजिटिव और कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जैसे ही इसके अंदर ये पॉजिटिव एटम बना होगा, पॉजिटिव एटम बनने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ होगा। तो
इलेक्ट्रॉन जनरेट होते ही पॉजिटिव एटम के कारण अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करता है? इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और ये तब तक मूव करेंगे जब तक कि हर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। ठीक, तो ये कुछ देर बाद जाकर के एवरी पॉइंट के पोटेंशियल को इक्वलाइज कर देंगे और उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या कहने का मतलब है मेरा कि इस न्यूट्रल कंडक्टर के, इस न्यूट्रल मतलब बाहर से तो कोई चार्ज दिया नहीं हमने, तो न्यूट्रल ही कहलाएगा। इस न्यूट्रल कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आप को फाइनली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन में ले आएंगे तो इसके अंदर के एवरी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, चलिए हम एक काम करते हैं। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। हमने क्या किया कि ए से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं। अगर आप ए से बी पर मूव करते हो, सपोज ए से बी पर मूव करते हो, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा भाई? क्योंकि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो यहाँ ए से बी पर जाने पर वर्क डन जीरो होगा। अब वर्क डन जीरो होने पर दो केस की अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, या तो इसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इधर E इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन, या दूसरा कि E will be perpendicular to that line dr, E perpendicular to dr, तभी कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए देखते हैं। ये एक इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, ये हम लोग बता चुके हैं। एक दूसरा लाइन लेते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, मान लो, सपोज करो। तो E है तो इस E किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दिस होगा। अब एक दूसरा लाइन लेते हैं, ये दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। इसके भी एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक, तो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इसके अकॉर्डिंग भी पोटेंशियल और इसके अकॉर्डिंग भी पोटेंशियल तो सेम है। और जब पोटेंशियल दो इक्वी पोटेंशियल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि वहां पर E मस्ट भी जीरो होती है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नहीं तो क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा E1 और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन E2 हो जाएगा, कि जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? E0 ही होना चाहिए। तो हमने एक और बात प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? ये कंक्लूजन करते चलते जाए धीरे धीरे। ये न्यूट्रल कंडक्टर है जिसके अंदर के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, एवरी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर कोई एक मैं ऐसा क्लोज सरफेस लूं, क्लोज सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू जीरो है, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू, अब E की वैल्यू जब जीरो है एवरी पॉइंट पर तो दिस कम्स इक्वल टू जीरो, यानी दिस इज इक्वल टू Q इन बाई स्मॉल एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो Q इन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, इसके अंदर का नेट चार्ज जीरो है, और अंदर का नेट चार्ज जीरो होने के लिए जितना पॉजिटिव पेरेंट एटम होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कहने का सेंस ये है कि अगर इसी को मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा वॉल्यूम कर दूं, तो हर एक छोटे वॉल्यूम में, अंदर के हर एक छोटे वॉल्यूम में, कहीं के लिए भी ये बात करो, हर एक छोटे वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जब Q इक्वल टू जीरो होगा तो बात को समझिए, पॉजिटिव पेरेंट एटम तो अंदर ही होता है, तो उसको नेगेटिव बनाने, उसको जीरो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए वही मौजूद होना चाहिए, ना कि आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पे नहीं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बाहरी सरफेस पे आ जाते हैं तो अंदर में Q इन जीरो नहीं हो पाएगा, जो कि लॉ कह रहा है कि Q इन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकला
कि इस कंडक्टर के जो पॉजिटिव पेरेंट एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है, और नेट चार्ज 0 होगा तो चार्ज डेंसिटी भी 0 होगी, और अंदर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और वो भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस स्मॉल वॉल्यूम की बात करी जाए तो इस स्मॉल वॉल्यूम में कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डेवलप कहाँ से होगा। और ये बात केवल मैं इसी जगह के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात हर जगह पर प्रूफ हो रही है। तो यानी कहीं भी कोई चार्ज नहीं है और कहीं भी कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो इसी सारी चीज़ों को हम एक जगह अरेंज करके लिख देते हैं। क्या होगा? पहला नंबर, पॉजिटिव पेरेंट एटम, पॉजिटिव पेरेंट एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स of a conductor, neutral conductor, of a neutral conductor arrange themselves such as net charge in any small volume is 0, comma E equal to 0 at each point and V is constant and equal to 0 throughout the volume, क्लियर है? ये पहला कंक्लूजन है जिसको आप नोट कर लीजिए खूब अच्छे ढंग से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहीं से आगे और हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए दूसरा कंक्लूजन हम शुरू करते हैं। सेकेंड नंबर, सपोज करो बच्चे ये जो कंडक्टर है, यानी एक चीज आप प्रूफ कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव पेरेंट एटम और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे उसके सब मिलकर के हर जगह 0 बना रहे होंगे, ऐसे ही 0 बना रहे होंगे, है ना। छोड़िए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कंडक्टर को मैं बाहर से कुछ चार्ज दे रहा हूं। क्यों? जब इस कंडक्टर को बाहर से चार्ज दूंगा, ये चार्ज जब अंदर जाएगा, ठीक, अंदर में एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ठीक है। जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, जैसे ही ये चार्ज एंट्री करेगा तो इसके कारण क्या मतलब वी आर इंजेक्टिंग द चार्ज इंजेक्ट कर रहे हैं। तो चार्ज जब अंदर जाएगा तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर के जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे या ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, इन सब पे फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण वो मूव करना शुरू करेंगे, फिर अपने आप को नए तरीके से अरेंज करेंगे। दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स। तो नए तरीके से जब अरेंज करेंगे तो उनका चलना शुरू हो जाएगा, अंदर खलबंडल मचेगा पूरा एकदम, है ना। तो वो जब चलना शुरू करेंगे फाइनली कहीं ना कहीं जा करके रुकेंगे। कब रुकेंगे? जब एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। यानी इन चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फाइनली इस पूरे वॉल्यूम के पोटेंशियल को क्या बना देते हैं? सेम बना देते हैं, और सेम बना करके तब इस रेस्ट में आ जाते हैं। क्लियर है? तो जो आपने चार्ज दिया वो चार्ज अंदर में पहले से इलेक्ट्रॉन जो है उनको और अपने आप को खुद को ये मूव करेंगे। मूव करेंगे किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तब तक मूव करेंगे जब तक कि एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी अंदर में जाकर के एवरी वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम हो जाता है। चलिए, जब इसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो एक चीज और फिक्स हो गया कि अंदर के एवरी पॉइंट का ई भी 0 हो गया। अभी मैंने प्रूफ किया पिछले वाले में कि जब पोटेंशियल एट ईच पॉइंट सेम होता है, ठीक, तो एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 होगी। कैसे प्रूफ किया? ध्यान से देख लीजिए।
चलिए, तो अंदर में एवरी पॉइंट पर जीरो हो गया। अब ये चार्ज कंडक्टर है, न्यूट्रल नहीं रह गया, चार्ज कंडक्टर, यानी न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर के एवरी पॉइंट पर भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर भी एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब देखो, एवरी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि एक सरफेस ले रहा हूं, गॉसियन सरफेस, ऐसा जो इसके एकदम सरफेस, बाहरी सरफेस से सटा हुआ होगा। थोड़ा सा और मैं डिस्टेंस ज़्यादा लिया हूं आपको समझ में आने के लिए, और सटा हुआ ले सकते थे। तो ये जो सरफेस है क्या कर रहा होगा, इसके एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू जीरो है, और एवरी पॉइंट पर E का वैल्यू जीरो होने का माने कि इस डॉटेड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा तो Q इन जीरो होगा, यानी इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा। यानी अगर एक बड़ा सा सरफेस, बाहरी सरफेस से जस्ट अंदर का ये जो सरफेस मैं बना रहा हूं, इस सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि पहले भी नहीं था। पॉजिटिव पेरेंट एटम और इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, और जो बाहरी चार्ज दिया तो वो कहाँ गया, यानी इसका मतलब वो अंदर नहीं गया, वो क्या हुआ, फाइनली आकर के कहाँ स्टे कर रहा है, बाहरी सरफेस पर। और पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो भी एक्सटर्नल चार्ज होता है जो आप इसको देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक उनके पास स्कोप है, और स्कोप कब तक है, जब तक वो बाहरी सरफेस पे नहीं चले जाते। यानी जो भी चार्ज आप देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, बाहरी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो E इक्वल टू, पहले E इक्वल टू जीरो कहने से पहले, अच्छा चलिए ठीक है, E इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट at each point inside a conductor, inside a charged conductor, is जीरो। चार्ज कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू जीरो होगी। दूसरा बात, तीसरा बात क्या, V इक्वल टू कांस्टेंट एट ईच इनर पॉइंट, कांस्टेंट कह लो या सेम कह लो, है ना, सेम एट ईच इनर पॉइंट ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर, तो सुनिए, अंदर के एवरी पॉइंट पर E जीरो है और V कांस्टेंट है, तो कितना होगा V का वैल्यू, उतना ही होगा जितना कि सरफेस का होगा, एंड इक्वल टू ऑफ ए चार्ज कंडक्टर एंड equal to potential on the surface, potential on the surface, जितना सरफेस पर होता है, that is, यहां से कह सकते हो that is conductor forms equipotential volume, equipotential वॉल्यूम। यानी अगर मैंने ये कंडक्टर लिया तो अंदर में ये सॉलिड है, कंडक्टर सॉलिड है पूरा, ठीक, तो इसके एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू जीरो होगी और V की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और बराबर V एट सरफेस होगा। क्लियर है। चलिए, यहीं से एक बात और भी बोल दिया जाए, चौथा नंबर, अभी हमने कहा है कि जो भी चार्ज आपने दिया इसको बाहर से, जो भी चार्ज आपने बाहर से दिया है वो सारा चार्ज कहाँ पर रिजाइड कर रहा है, उसके आउटर सरफेस पर रिजाइड करेगा। सो ऐसे मैं बना देता हूँ, एडिशनल चार्ज, एडिशनल charge given to a conductor
गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स मतलब रहता है ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस। एक बात और भी बच्चों, मैंने कहा कि E इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज 0। इसमें लिख देना चाहिए था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब जब चार्जेस चलना बंद हो गए तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब चार्ज इंजेक्ट किया था आपने तो फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स या बहुत छोटा समय को एज्यूम कर लो, जितने देर के लिए वो अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे। अरेंज करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, जब अरेंज कर लेंगे स्टॉप हो जाएंगे, चलना बंद हो जाएगा, तब जा करके ये सारे सिचुएशंस होने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो ये 4 हो गया, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर देखा जाए। फिफ्थ नंबर बच्चों, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या होगा देखते हैं। हाँ, अब ये है कंडक्टर जिसमें E 0 है, V इक्वल टू V सरफेस है और चार्जेज इसके सरफेस पे ऐसे दिए गए हैं, ठीक। मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो पूरा सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, और जब इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। ये बात क्लियर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे होंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन, दिस इज 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। दिस इज 90 डिग्री। यानी क्या चाहो तो यहां पर लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the conducting surface, कंडक्टिंग सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होंगी। ये बात समझ में आ रहा है सबको। चलिए, ये हो गया 5वां नंबर। और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आए बच्चों, इसको बार बार आप एक बार देख करके समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो बच्चों, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ 6 नंबर, अगर मान लो कि ये कोई सॉलिड कंडक्टर है जिसमें अंदर में ये सॉलिड पार्ट है, अंदर में कैविटी है, ठीक है। और इस कैविटी में यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू, सपोज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब अगर मैं एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करने जा रहा हूं, करूं, इसको ले लीजिए, तो इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर E की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है।
नॉट इवन एट दिस पॉइंट ओनली, बल्कि इस रेड वाला जो सरफेस बनाया मैंने, इसके एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 होगी, और ई की वैल्यू जब 0 होगी तो इस सरफेस से, इस रेड वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, और इस रेड वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जब 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और नेट चार्ज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, होगी। आपको तो दिख रहा है कि 0 नहीं है, वहां पर प्लस क्यों है, जबकि लॉ क्या कह रहा है कि 0 होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब निकल के आता है? इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि इस चार्ज की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से इस अंदर वाले सरफेस पर, कैविटी के अंदर वाले सरफेस पर एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जितना चार्ज यहां इंड्यूस होगा -q, उतना ही चार्ज बाहरी सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस में +q। दिस इज +q। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि नेट चार्ज, नेट इंड्यूस चार्ज हमेशा 0 होता है। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये चीज भी एक आप समझिएगा, ठीक है, क्लियर है? तो एक काम आप कर सकते हैं, जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया था बिना इंडक्शन का, ये सब बनाया था, वो फिगर आप यहाँ बना दीजिए, ठीक है? और मतलब जो बिना इंडक्शन का मैंने दिखाया तो पहला फिगर यहाँ बनाइए, ये जो फाइनल फिगर जो मैंने बताया है इसको आप यहाँ बना दीजिए और बीच में एरो दिखा दीजिए, ठीक? ये एक ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, हम ये दिखा पाएंगे, ठीक है? चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं कि 7 नंबर, कि अगर मैं ये कैविटी हो गया, ठीक, ये सॉलिड है यहां। अच्छा, एक बात और भी जान जाइए, अंदर कैविटी का अंदर वाला जो सरफेस है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और बाहर वाले सरफेस की चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी भाई? क्योंकि ये चार्ज, ये पॉजिटिव रेड कलर में जो मैंने बनाया है पॉजिटिव चार्ज, और अंदर में ब्लैक कलर में जो नेगेटिव चार्ज बनाया है, वो दोनों इक्वल ही है, लेकिन सरफेस एरिया अलग अलग है। बाहर वाले की सरफेस एरिया ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया कैविटी में +q, तो क्या होगा? अब डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर अंदर में -q इंड्यूस हो जाएगा और बाहर में +q इंड्यूस हो जाएगा। बाहर में +q इंड्यूस हो जाएगा, +q की चार्ज डेंसिटी कम होगी, जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, ब्लू वालों की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा देखा जाए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस, और फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो प्लस से जब माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस आएगा लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होना चाहिए। ये 90 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? और रेड वाले जो कलर है, अब ये यहाँ पर इनके कारण ये फिर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी ऐसी बनेगी, वहाँ भी ये 90 डिग्री होना चाहिए, वहाँ भी है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ये सब कुछ। अब बच्चों एक और बात सुना जाए, समझिएगा। ये जो ब्लैक वाला इनर सरफेस है, इनर सरफेस, इसका मैंने नाम दे दिया S1, और ये जो बाहरी वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस S2, सरफेस S2, और वो अंदर में है इनर सरफेस S1। सरफेस S1 के अंदर जितने भी चार्ज हैं, जैसे एक +q है
और एक माइनस क्यू है, ये नेगेटिव वाला। इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण बाहर के किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। यानी S1 के अंदर के टोटल चार्ज के कारण बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना है। और ये जो S2 सरफेस है, S2 सरफेस, इस बाहरी चार्ज के कारण अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, यानी अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, जैसे है पॉइंट A, ठीक, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C। तो बच्चों ध्यान दीजिए, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? A पर इस प्लस Q के कारण और इस माइनस Q के कारण होगा। ठीक, S2 वाले चार्ज के कारण A पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। B पर किसके कारण होगा? प्लस Q के कारण होगा और इस माइनस Q के कारण भी होगा, लेकिन नेट वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, C वाले इस S2 वाले चार्ज के कारण B पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। C वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ S2 वाले चार्ज के कारण C पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? तो इस बात को भी लिख दिया जाए। चलिए पहले ये सब कुछ नोट कर लीजिए, मैंने जो भी बनाया हुआ है। ठीक, तो मैं लिखता हूं, देखिए क्या पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ड्यू टू all the charge inside S1, due to all the charge inside S1, E equal to 0, E net equal to 0 at each point outside the S1. Clear? Due to all the charge on outer surface S2, E equal to 0 at each inner point अंदर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। चलिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं और भी एक नया टॉपिक देखा जाए कुछ। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, जल्दी से लिख डालिए। अब अगर मैं 7 हो गया, 8 नंबर पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर एक स्फेरिकल बॉडी है और ये भी स्फेयर है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। ये दोनों स्फेयर का, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये सॉलिड वाला पार्ट है। ठीक, इस दोनों का सेंटर सेम है, दोनों स्फेयर का सेंटर सेम है। तो क्या होगा अभी? इसके कारण एक अंदर में चार्ज इंड्यूस होगा यहां पे, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। बाहर में आएगा प्लस क्यू, बाहर में आएगा प्लस क्यू। जो चार्ज डेंसिटी होगी इसकी बाहर वाले सरफेस की, वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ज को इसके जगह से डिस्प्लेस कर दूं अंदर में, देखिएगा यहाँ पे रखा है मैंने, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर फिगर बनाना मुश्किल होगा, छोटा करता हूँ मैं।
दिस इज, समझ लेना यार बच्चों, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ठीक। यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। सेंटर पे ना रख करके ये जो चार्ज रखा गया है कहीं यहाँ पे रखा गया, दिस इज प्लस क्यू, ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक। क्या होने वाला है यहाँ पे, इसमें अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सॉरी इंड्यूस होगा चार्ज, और ये अंदर वाला भी क्या था, यूनिफॉर्म था, ठीक। दोनों इंड्यूस चार्ज यूनिफॉर्म थे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो होगा, इधर थोड़ा मिटा दो, ऐसे ऐसे, अंदर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन बाहर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ये, क्योंकि एवरी पॉइंट का रेडियस इसमें ना सेम है, ठीक है, एवरी पॉइंट का सरफेस रेडियस सेम है, ठीक है। चलो ये भी ध्यान में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं न्यूमेरिकल में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी प्रॉपर्टी बता दूं मैं, जिसको हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, ठीक। 9 नंबर, कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा है तो देखो ये वाली जो जगह है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जब इस बॉडी के ऊपर चार्ज आप डालोगे तो यहाँ के चार्ज डेंसिटी, जहाँ पर रेडियस कम है वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ का रेडियस ज़्यादा है वहाँ की चार्ज डेंसिटी कम होगी। ये बात मैं आपको बाद में प्रूफ करूँगा। सिग्मा ऑफ ए ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ बी, ये बात हम लोग आपको बाद में प्रूफ करेंगे, कोई एक टॉपिक आएगा वहाँ पर मैं प्रूफ कर दूँगा, ठीक। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये कंडक्टर की चूँकि प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था मैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो नैरोअर पार्ट होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो वाइडर पार्ट होते हैं वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड। देखो बच्चे, अच्छा इस प्रॉपर्टी, हाँ चलो ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस कैपिटल को, और यहाँ कोई कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर। यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो कि इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, ठीक है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड E at P ड्यू टू पहला Q और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक। सिंपल है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या भाई, Q चार्ज के कारण P पर, देखिए दिस इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये मत बोल दीजिए कि E 0 होगी। भाई Q के कारण यहाँ पर E 0 नहीं होगी, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आप पहले जानते थे अभी भी वही होगा। तो Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पहला नंबर क्वेश्चन, ई इक्वल टू लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी आर कैप लिख सकते हैं हम लोग, आर कैप। सो इफ यू वांट टू राइट ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर कैप को वेक्टर आर बाई आर लिखते हैं। एम्प्लॉइज पहले वाले का आंसर आ गया, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ये बन गया डायरेक्शन के रूप, यानी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। चलिए आप देखते हैं इंड्यूस चार्ज के कारण। इंड्यूस चार्ज कैसा होगा देखा जाए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाले फेस पर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, और पीछे वाले सरफेस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान दीजिए आप, जो पॉइंट P है, पॉइंट P सेकंड नंबर में सॉल्व करने जा रहा हूं, पॉइंट पर Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q। अब ध्यान दो आप, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे होता है, और इस निगेटिव के कारण इस पॉइंट P पर टुवर्ड्स होगा, तो ये भी इंड्यूस चार्ज के कारण है, ये भी इंड्यूस चार्ज के कारण, तो इंड्यूस चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। सो इट इज द E ड्यू टू इंड्यूस्ड, E ड्यू टू इंड्यूस्ड। और चूंकि आप जानते हैं कि यहां पर E नेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, E नेट की वैल्यू होती है 0, तो आप क्या लिखेंगे कि E at P is equal to E due to Q plus E due to induced, and that is equal to 0, ये 0 होता है, क्लियर। implies that E due to induced charge equal to minus of EQ, implies that E due to induced charge equal to minus of KQ by R cube into vector R, ये बनेगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि इस कैपिटल Q के कारण P पर उतनी ही मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी की इंड्यूस्ड चार्ज की होगी, बट डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा ताकि नेट वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें एक और भी चीज़ देख लीजिए आप। सपोज करो बच्चों ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आकर के एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया जाता है। स्फेरिकल कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर यहां पर रखेंगे आप, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, तो जब आप अंदर में कोई स्फेरिकल कंडक्टर रख रहे हैं तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ही नहीं करेंगे, आप ऐसे समझिए। सो E विल बी 0। ठीक, तो फील्ड आएगी यहाँ पर, क्या होगा, इंडक्शन होगा यहाँ पर चार्ज का, ये जो फील्ड आ रही थी। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो राइट में, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर को, उनको लेफ्ट में खींचेगा, तो इधर में चार्ज आएगा माइनस, इधर में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके इधर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। तो क्या होने वाला है बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट होगी, अब पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी। यहाँ से भी जो लाइंस आएंगी इस तरीके से जो आ रही हैं, वो आ करके परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगी, ये बात को ध्यान देना है। और ये कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ठीक है, और भी कोई दूसरी लाइन आएगी इस तरीके से, वो भी इस तरीके से मुड़ते हुए सेंटर से ही पास होगी, ये भी सेंटर से, ये 90 डिग्री पर जाएगी। क्लियर हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी और इधर चली जाएंगी, ऐसे ओरिजिनेट होंगी, इस तरीके से चली जाएंगी।
अभी क्लियर हो रहा होगा आप सबको। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। बात समझ आ रहा है बच्चों? यानी इस कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री नहीं करेगा, यानी ये कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिकली सील के जैसे काम कर रहा है, अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक को जाने नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जाने दे रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। अब अगर हम चाहें कोई ऐसी डिवाइस है हमारे पास जिस डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, या बिजली कड़कती है तो बिजली से बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी से बचाना है, तो क्या करते हैं कि ये एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर एक थ्रेड ले लेंगे नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग थ्रेड लेकर के उसी में उसको हैंग कर देंगे। अंदर में ई की वैल्यू 0 होगी, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको बचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लिए, और भी जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आते जाएंगे मैं इसमें इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, इसको आप नोट कर लीजिए। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे ढंग से। ठीक, व्हेन ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट इज 0, और ये सबको बढ़िया से बता देना है। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले ही आप सारे न्यूमेरिकल लगा के रखिए गॉस लॉ से रिलेटेड, और ये कंडक्टर्स के मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताए हैं उसको याद करके रखिए, अच्छे से रिवाइज करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में इनको यूज़ करते हुए हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ और आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले डिराइव करेंगे यूजिंग द गॉस लॉ। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।